नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं, समय यहाँ पे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग 40 दिवसीय, क्योंकि अब हमारे एग्जाम जो हैं वो लगभग 40 दिन हमारे हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम, और उनको ध्यान में रखते हुए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन आ चुका है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन, जिससे कि आपके आगामी परीक्षा में आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सभी का कंबाइंड आपके साथ प्रश्न है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही होगी, सभी को वॉइस जो है वो क्लियर होगी। एक बार मुझे बता दीजिए, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं, समय है आपका ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन पर काम कर रहे हैं। और जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सभी के प्रश्नों का संकलन है। और जिसके माध्यम से हम आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, खासकर यूपी पीएससी का एग्जाम जो कि 24 अक्टूबर को है, उसको मात्र 40 दिन के आसपास अब बच चुके हैं और उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और इसके साथ प्रयास यही होगा कि हम आपके परीक्षा की तैयारी और शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से कराएं। तो फटाफट आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द एंटी साइक्लोन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात की विशेषता को बताता है? एंटी साइक्लोन आर लो प्रेशर सिस्टम। प्रति चक्रवात निम्न दाब प्रणाली है। दूसरा, दे आर कैरेक्टराइज बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन। वे अपसारी पवन परिसंचरण की विशेषता रखते हैं। तीसरा, दे आर इंडिकेटिव ऑफ ड्राई वेदर कंडीशन। वे शुष्क मौसम की स्थिति को संकेत करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि राइट कौन सा है, ए, बी, सी और डी। और आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। फटाफट सभी लोग रिप्लाई कीजिए, फटाफट सभी लोग रिप्लाई कीजिए। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, ए, बी, सी या डी। और समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ। कौन सा कथन प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? आपको बताना है कौन सा कथन प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही। और समय समाप्त हो गया दोस्तों। और अगर आप सभी ने ए कहा होता, यानी कि स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा, तो आपके उत्तर जो है वो सही होते। और एंटी साइक्लोन, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इस ऑल्सो नोन एज अ हाई प्रेशर एरिया, इसे उच्च वायु दाब के क्षेत्र भी कहते हैं। और ये इज अ लार्ज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम विद द विंड फ्लोइंग क्लॉकवाइज अराउंड द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात की वह स्थिति होती है जिसमें कि आपका उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और ये बड़े क्षेत्र पे जो है, इसमें आपका पवन का जो है वो संचरण होता है, जिसमें हम उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं कि पवन का संचरण जो है वो घड़ी की दिशा के अनुरूप होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो घड़ी की दिशा के जस्ट विपरीत होता है। एंटी साइक्लोन फ्रॉम फॉर्म
from air masses cooling more than their surroundings, which cause the air to contract slightly, making the air denser. ठीक है, अमित शर्मा नमस्कार। तो जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, इजर्टन मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस आर कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर, अधिकांश मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल तक ही सीमित होते हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मासेज इज कंटेंट इन दिस लेयर, अधिकांश वायुमंडलीय द्रव्यमान इस परत में समाहित होते हैं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए और दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए आर एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, और आपका समय शुरू होता है अब। ओपन चेक ड्रॉ। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। सागर मिश्रा स्वागत है। फटाफट उत्तर दीजिए आप सभी लोग, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर कीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और दोस्तों समय समाप्त हो चुका है, तो जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर सही है। यहाँ अमित शर्मा के उत्तर जो है सही है, तो बी जो है राइट आंसर है दोस्तों, कि दोनों कथन सही है लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन ट्रोपोस्फेयर, तो अधिकांश जो है मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में नमी की उपस्थिति से के कारण है या उससे संबंधित है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोलर एनर्जी एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर इज फेल्ट इन दिस एयर। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली सौर ऊर्जा का अधिकांश प्रभाव हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। प्रवीण प्रणाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, द क्लाउड्स ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड आर, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से हैं? एल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, क्यूमुलस या सीरो स्ट्रेटस। आपको बताना है कि अधिकांश ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं, ए बी सी या डी। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ओपन चेक ड्रॉ। ठीक है, चलिए दोस्तों समय समाप्त हो गया। दोस्त जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, डी जो है राइट आंसर है। तो सबसे हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है? सबसे हाईएस्ट क्लाउड है आपका सीरोस्ट्रेटस। सबसे हाईएस्ट क्लाउड क्या है? सीरोस्ट्रेटस, द क्लाउड ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सीरोस्ट्रेटस क्लाउड इज अ हाई थीन जनरली यूनिफॉर्म स्ट्रेटिफॉर्म जीनस टाइप कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल। ये बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और इट इज very difficult to detect and is capable of forming halos when the cloud takes the form of the cirrostratus nebulous. The cloud has a fibrous textures and no halos if it is a thicker cirrus. ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, The temperature increase more marked in northern Pacific Ocean as an influence of Kuroshio current. इन क्यूरोसियो धारा के प्रभाव के रूप में उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि अधिक चिन्हित है। समर
winter, autumn, spring. The temperature increase is more marked in northern Pacific Ocean as an influence of Kuroshio current in कुरोशियो धारा के प्रभाव के रूप में उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान वृद्धि अधिक चिन्हित है। गर्मी, सर्दी, शरद या वसंत। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। निक्की नमस्कार। काजल मौर्य, इंद्र विश्वकर्मा, अंजलि पांडे, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करते रहिए कि वो भी क्लासेस को ज्वाइन करें। सभी फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर करते रहिए कि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो विश्वकर्मा। तो चलिए समय समाप्त हुआ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज मोर मार्क इन नदर्न पैसिफिक एज अ इन्फ्लुएंस ऑफ अ क्यूरिस्को करंट इन विंटर। ठीक है ना, तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो उत्तरी प्रशांत महासागर सर्दियों में कृषि धारा के प्रभाव के रूप में तापमान वृद्धि जो है वो अधिक चिन्हित होगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। निम्नलिखित में से कौन वर्षा के उत्पादन से संबंधित नहीं। ठीक है, डायबिटिक प्रोसेस, एडायबिटिक प्रोसेस, एसेंट ऑफ एयर, कन्वर्जेंस ऑफ एयर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है अब। निक्की अंजलि पांडे, और समय जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। क्या है, डायबिटिक प्रोसेस। अगला प्रश्न है, डोलड्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डोलड्रम की विशेषता है यूनिफॉर्म हाई प्रेशर, समान उच्च दाब बना होता है। यूनिफॉर्म लो प्रेशर, समान कम दाब बना रहता है। हाई विंड वेलोसिटी, उच्च हवा का वेग होता है। हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता होता है। डोलड्रम जहां होता है वहां किस प्रकार की स्थिति बनी होती है, आपको बताना है क्या विशेषता है डोलड्रम की। ठीक है ना, और आपका समय शुरू होता है। फटाफट उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के स्थिति सभी के आंसर जो है वो सही है। डोल्ड्रम यानी कि शांत क्षेत्र, और आपका ये दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, डोल्ड्रम की स्थिति है। और यहाँ हम क्या देखते हैं
कि जो आपके ट्रेड विंड्स होते हैं, चाहे वो आपके उत्तरी गोलार्ध के चाहे दक्षिणी गोलार्ध के जो ट्रेड विंड्स होते हैं, उन दोनों का अभिसरण होता है। आईटीसीजेड का जो क्षेत्र है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का क्षेत्र है, ठीक है ना, और यहाँ शांत स्थिति बनी रहती, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, द बुरांस आर द बुरान क्या है? कोल्ड लोकल विंड्स इन मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य क्षेत्र में ठंडी स्थानीय हवा। लोकल हॉट विंड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में स्थानीय गर्म हवाएं। लोकल कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया की स्थानीय ठंडी हवाएं। लोकल हॉट विंड्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय गर्म हवाएं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। बुरान क्या है, ए बी सी या डी। और आप लोग को याद रहना चाहिए कि आज शाम 8 बजे स्पेशल पे आपका इंडियन पॉलिटी, और आज से हम लोग रात 9 बजे जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन जो है वो भी स्टार्ट करेंगे स्पेशल क्लास पे। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस कोड के माध्यम से आप फ्री क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, है ना। तो आज से हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी सेशन को स्टार्ट करेंगे। रूबी रानी, सोनी राठौर, स्वागत है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, सी जो है राइट आंसर है। बुरान क्या है, बुरान लोकल विंड है आपका, कोल्ड विंड है आपका साइबेरिया का। अगला प्रश्न है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आइडियलाइज ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल? निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सतही हवा की आदर्शीकृत वैश्विक पैटर्न है? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कौन सा पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। डोल्ड्रम, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज। डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड, डोल्ड्रम, ईस्टर्लीज, ठीक है ना। आपको बताना है, ठीक है। हिंदी में मैं इसको कर देता हूं, डोल्ड्रम आप जान ही रहे हैं, वेस्टर्लीज मतलब पछुआ पवन आप जान ही रहे हैं, ट्रेड विंड व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन आप कहिए, या पूर्वा भी आप कहिए, है ना। ईस्टर्लीज ये भी एक पूर्वा पवन है, ठीक है। ये 4 प्रकार की आपको स्थिति दिख रही है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की तरफ हम चलते हैं तो कौन सी, यानी 0 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री की तरफ चल रहे हैं, 0 to 90, तो हमें कौन कौन सी पवन जो है वो देखने को मिलती है? प्रश्न सीधा सा यही पूछा और आपका समय शुरू होता है। 407 नंबर का प्रश्न, 407। लाइक शेयर भी करते रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए वो भी। और आज रात 9 बजे से हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और साथ में एक्सप्लेनेशन को, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी साथ में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। मात्र 40 दिन आपके एग्जाम है दोस्तों, उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, तो किसी भी प्रकार का लापरवाही जो है वो आपको फेल करा सकता है, आपको इस एग्जाम से बाहर कर सकता है। कड़े वचन, है ना, कड़वे वचन लेकिन सही वचन है। तो किसी भी प्रकार की इस 40 दिन में लापरवाही मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। चले, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। 0 डिग्री से लेकर अगर हम 90 डिग्री की तरफ चल रहे हैं तो सबसे पहले स्थिति आती है किसकी? डोलड्रम की, फिर उसके बाद ट्रेड विंड की, फिर उसके बाद वेस्टलीज की, और उसके बाद ईस्टलीज की। ईस्टलीज को पोलर विंड या ध्रुवीय पवन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेस्टलीज को पछुआ पवन आपको पता ही है ना। ट्रेड विंड को पूर्वा पवन भी कहते हैं, ठीक है ना, और व्यापारिक पवन भी कहते हैं, और डोलड्रम को शांत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है, क्लियर है। चलें अगले प्रश्न पे चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ हरिकेन एक्वायर इट्स स्पिन फ्रॉम द कोरोलिसिस इफेक्ट। एक हरिकेन कोरोलिसिस प्रभाव से अपनी क्या कर रहा है? स्पिन का मतलब घूर्णन करने की बात, सोन, ठीक है ना। सभी का स्वागत, सोन का भी स्वागत। द डायमीटर ऑफ द हरिकेन डिक्रीज एज इट्स मूव फ्रॉम द लो लैटिट्यूड। हरिकेन का जो व्यास है वो जैसे लो लैटिट्यूड से, कम अक्षांशों से दूर जाता है, वैसे ही क्या होता है? कम होता जाता है उसका व्यास, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ हरिकेन इज नेवर बिलो 150 किलोमीटर। हरिकेन का व्यास 150 किलोमीटर से कम नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हरिकेन के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हरिकेन क्या है? एक प्रकार का तूफान। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। काफी सारे स्टूडेंट जीआईसी का एग्जाम इस समय दे रहे हैं, इसलिए बीजी। फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए देखिए राइट आंसर क्या है। इंद्र, विश्वकर्मा, सोन, अंजलि, निकी, ऋतु, ठीक है। समय समाप्त। देखते हैं राइट आंसर क्या है। विराट राव। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। सारी के सारे कंडीशन जो है वो हरिकेन में रहते हैं। तो हरिकेन के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉम है, बहुत बड़ा जो है वो तूफान है, और लगभग ये 600 मील की दूरी तक जो है वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो 75 से लेकर 200 माइल पर आवर की स्पीड जो होती है, ठीक है ना। और ईच हरिकेन यूजली लास्ट ओवर अ वीक, मूविंग 10 to 20 माइल्स पर आवर ओवर द ओपन ओशियन। खुले, जब एक सप्ताह तक जो है स्थिति इस टाइप से रहती है, और जब ये खुले महासागरों में पहुंचती है तो ये 10 से 20 माइल पर आवर की स्पीड से अपने लास्ट स्टेज में इसकी स्पीड रहती है। हरिकेन गैदर हीट एंड एनर्जी थ्रू द कॉन्टेक्ट विथ वार्म ओशन वाटर। और इससे जो है हरिकेन को जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो सागर के ऊपर की जो सतह होती है, ठीक है ना, वहां से जो उष्मा मिलती है, उस वहां से जो है ये हरिकेन जो है अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। समशीतोष्ण चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दे राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स। ये व्यापारिक पवनों की पेटी में ऊपर की तरफ उठते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक पवनों कहां से उठती हैं आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। अब आपको बताना है इसमें राइट स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखोगे तो आप तुरंत गलती पकड़ लोगे कि क्या है इसमें गलती। समशीतोष्ण चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना इसमें राइट स्टेटमेंट क्या। ऋतु, विश्वकर्मा, काजल, अंजलि, सोनी राठौर। एंड गेट 10% ऑफ।
ही नहीं। ठीक है ना, और समय समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। तो हम अगर टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया लगभग 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र, ये हो गया 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र, और ये हो गया आपका पोलर रीजन 90 डिग्री का क्षेत्र। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो विंड बह रही है वो है आपका ट्रेड विंड बह रही है, दोनों तरफ से, दोनों गोलार्धों से, है ना, ट्रेड विंड। तो ये क्या हो गई आपकी पूर्वा हो गई, पूर्व दिशा से। इस क्षेत्र में अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, वेस्टर्लीज, ठीक है ना, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पोलर जो विंड बहेंगी ये भी क्या होंगी आपकी ईस्टर्लीज। तो इस कंडीशन में आपको क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन जो है आपके यहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ से जब नीचे का ये जो क्षेत्र हो गया ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया, ये हो गया आपका टेम्परेट बेल्ट, ठीक है ना, तो ये क्या होंगी, दे राइज इन बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ये आपका गलत है, ये आपके स्टेटमेंट जो है वो सही है, दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, और थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में आपको बता दें दोस्तों, इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे जुड़े हैं, जहां यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस करने को मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है और मैनेज गोल में जाकर आपको यूपी पीएससी सेलेक्ट कर लेना है। यूपी पीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको मुझे सर्च करना होगा अनूप उपाध्याय नाम से, और आप मुझे इस नाम से सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे ही आप फॉलो करेंगे वैसे ही आपको जितनी भी मेरी स्पेशल क्लास है या पेड क्लास है उन सभी का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आपको एक कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है ANUP10 अनूप 10, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सारी क्लासेस को अनलॉक करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनी वेयर आप क्या कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, तो हो सकता है कॉलेज आने में, कॉलेज से जाने में, या कॉलेज के बीच में आपको थोड़ा सा कभी गैप मिल जाता है, तो उस समय भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे, आपको बेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स मल्टीपल मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड आपका एकेडमिक कैलेंडर मिलेगा, मल्टीपल लाइव डाउटरिंग सेशंस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, अनलिमिटेड पीजीएस है, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जहां आप क्या कर सकते हैं, 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी अपने तरफ से फ्री देगा। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अनअकैडमी अपने प्राइस को बहुत जल्दी हाइक करने वाला है, 10 से 20% तक जो है वो प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बिना लेट किए जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आपको राइट टाइम पर राइट बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा बात करें विजेता यूपी पीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर टेस्ट, जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है, जो कि हर संडे को 10 बजे होता है। अगर इसके लिए आपको कोड जो यूज करना है, इनवाइट कोड अनूप 10 का कोड यूज कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इस स्कॉलरशिप टेस्ट का लाभ उठा सकें, है ना। अगर आप रैंक 1 आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है, रैंक 2-3 को 50% स्कॉलरशिप मिलता है, रैंक 4-25 को 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। मैक्सिमम 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट होगा, और नेगेटिव मार्किंग पर 0.33% आपके मार्क्स कटेंगे। बैच कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ये मेंस ऑप्शनल का बैच है। इसके अलावा बात करें तो लक्ष्य यूपी पीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 12 महीने का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी प्रीलिम जीएस क्रैश कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपी पीएस अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिल सकता है। फी के बारे में बात करें दोस्तों तो 24 महीने की फी जो है वो 8,400 है, 12 महीने की फी 7,000 है, 6 महीने की फी 5,600 और 3 महीने की फी 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करते हो ANUP10 अनूप 10, वैसे आपकी फी में आपको 10% का क्या हो जाता है, ऑफ मिल जाता है, और आपका 24 महीने का फी 7,560, 12 महीने का 6,300, 6 महीने का 5,040 और 3 महीने का 3,050 हो सकता है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। ठीक है,
सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपके डिमांड में। आप घर बैठे बैठे बिहार और यूपी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी पे कर सकते हैं, जिसपे आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, चाहे आपके यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी के टॉप एजुकेटर हो, चाहे बिहार पीएससी के टॉप एजुकेटर हो, उनकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिल सकता है, जिसमें 6 महीने की जो फी है वो 7,960 है, 12 महीने की फी 10,620 और 24 महीने की फी 14,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करते हो अनूप 10, वैसे ही आपको फी में 10% का ऑफ मिल जाता है। बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप क्लेम कर सकते हो और आपको अनअकैडमी के द्वारा प्राइज मिल सकता है। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी की बात करें दोस्तों, तो आप अनअकैडमी के फ्री जो सेशन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा सेशन जो है वो रात को 8 बजे जो है वो इंडियन पॉलिटी का आ रहा है, कल से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और रात को 9 बजे से अगर हम बात करें तो आज से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का आप ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको अनलॉक कोड जो यूज करना है वो अनूप 10 अनलॉक कोड का यूज कर सकते हो और आपको जो है क्लासेस जो है वो फ्री देखने का मौका मिल सकता है। तो ये स्पेशल सेशन है, इसको ज्वाइन कीजिए, काफी सारे लाभ हैं, क्लासेस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल साइक्लोन्स डेवलप एन आई एट द सेंटर, सभी चक्रवातों की एक आंख केंद्र में विकसित होती है, ठीक है। द टेम्परेचर इन साइड द आई इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेदर देन द सराउंडिंग्स, जो चक्रवात की आंख है उसके अंदर का तापमान उसके आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। जहां पनाह अलाउद्दीन खिलजी। टोनी राठौर, काजल मौर्य, ऋतु विश्वकर्मा, निक्की सून, ठीक है। चलिए समय समाप्त हो गया, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए कि केवल पहला स्टेटमेंट सही, वो सभी का उत्तर जो है सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि जो सराउंडिंग्स है उससे टेम्परेचर कम। भैया टेम्परेचर कैसे कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, ठीक है ना। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा, है ना। प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और प्रेशर लो होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होंगी आपकी विंड जो है वो सर्कुलेट करते हुए आएंगी, तो टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द अप्रोच ऑफ ए साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग, एक चक्रवात के दृष्टिकोण से विशेषता जो है वो बैरोमेट्रिक अध्ययन के माध्यम से जो है वो प्राप्त किया जाता है। इन द साइक्लोन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर द विंड सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवन जो है वे वामावर्त यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में परिचालित होती हैं। आपको बताना राइट आंसर क्या है। साइक्लोन के बारे में बात हो रही है, चक्रवात के बारे में बात हो रही है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, रोज शाम 4 बजे।
ठीक है, चलो आगे बढ़े तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही। तो साइक्लोन इज अ मास ऑफ एयर whose isobar form an oval और सर्कुलर शेप। चक्रवात वायु का एक द्रव्यमान जिसमें समदाब रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार या अंडाकार आकृति बनाती हैं, विथ लो प्रेशर एट द सेंटर, जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। द एयर कन्वर्जेंस एट द सेंटर एंड राइज टू डिस्पोज्ड ऑफ इन अ डिप्रेशन। The winds rotate anti-clockwise in northern hemisphere, while southern hemisphere the circular movement of winds is clockwise direction। ठीक है ना। तो जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है सही। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही आपको बताना है। इन अ साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। चक्रवात में निम्न दाब का क्षेत्र जो है वो उच्च दाब के क्षेत्र से चारों ओर से घिरा होता है, यानी कि केंद्र में जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, और उच्च दाब से वो घिरा होता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन अ साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है ना, चक्रवात में निम्न दाब के क्षेत्र उच्च दाब के क्षेत्र से घिरे हुए होते हैं। इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ लो प्रेशर। प्रति चक्रवात की स्थिति में उच्च दाब का क्षेत्र निम्न दाब के क्षेत्र से घिरा होता है। इन एन एंटी साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। प्रति चक्रवात में निम्न दाब का क्षेत्र उच्च दाब वाले क्षेत्रों से घिरा होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप लोग तो इसके उत्तर आ जाएंगे। शालू स्वागत है आप, नीरज कुमार पंत स्वागत है आप। बड़े ध्यान से जब प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। दो तीन बार ऐसे प्रश्न आए तो दो तीन बार इसको रिपीट जब रीडिंग करेंगे तो आप लोग को आसानी हो जाएगी समझ में। ठीक है, समय समाप्त। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही, और यहाँ सोनी राठौर और सोन के जो उत्तर हैं, निक्की के उत्तर जो है वो भी सही है। तो इन अ साइक्लोन द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज एट द सेंटर सराउंडेड बाय द एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। चक्रवात में निम्न दाब का क्षेत्र उच्च दाब के क्षेत्र से घिरा रहता है, केंद्र जो है वो निम्न दाब का होता है, और तीसरा प्रति चक्रवात में उच्च दाब का क्षेत्र निम्न दाब के क्षेत्र से घिरा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, अच्छा आपका भी बी था, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जहां पना अलाउद्दीन खिलजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द एटमॉस्फेयर हैज डिफिनिट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल इट बिकम्स इम्परसेप्टिबल। वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमाएं होती है लेकिन धीरे धीरे ये पतली होती जाती है, ठीक है ना, जब तक ये अगोचर ना हो जाए। अगोचर का मतलब अदृश्य ना हो जाए, ठीक है ना, अगोचर का मतलब, ठीक है ना, अदृश्य ना हो जाए, इनविजिबल। The atmosphere has no definite upper limits but gradually thins until becomes imperceptible। वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है लेकिन धीरे धीरे पतला हो जाता है जब तक ये अगोचर ना हो जाए, ठीक है ना। द एटमॉस्फेयर हैज डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिकन्स अंटिल इट बिकम्स इम्परसेप्टिबल। वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमा होती है लेकिन वो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है जब तक कि अगोचर ना हो जाए। द एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिकन्स अंटिल इट्स बिकम इम्परसेप्टिबल। वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है लेकिन धीरे धीरे मोटा हो जाता है जब तक ये अगोचर ना हो जाए। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ध्यान से देखिएगा, माइन्यूट मिस्टेक है इसमें स्टेटमेंट में।
बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। हाँ, नीचे से ऊपर के टर्म में है। चलिए, समय समाप्त हो गया दोस्तों। जिन्होंने कहा बी, और किसी के उत्तर, सोन के उत्तर सही है बी, निकी के भी उत्तर सही है बी। बी जो है राइट आंसर है। और एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स, हमें हमारे जो वायुमंडल इसमें 5 परतें हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आपका ताप मंडल और बाह्यमंडल, ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। The exosphere is the outermost layer of atmosphere showing altitude about 700 km to 10,000 km above the sea layer. This layer gradually merge in outer space having no atmosphere. ठीक ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर है कि वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे पतला हो जाता है जब तक ये आगोचर ना हो जाए। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोल्ड फ्रंट्स मूव एट स्लोअर रेट। फ्रंट्स मतलब यहां वाताग्र। Cold fronts move at slower rate than warm front and therefore cannot overtake the warm fronts. ठंडे वाताग्र गर्म वाताग्र की तुलना में धीमी गति से चलते हैं और इसलिए गर्म वाताग्र से आगे नहीं बढ़ पाते। जहां जहां मोर्चा है उसको वाताग्र कर लीजिए, ठीक है ना। जहां जहां मोर्चा आपको दिख रहा होगा हिंदी में, उसको वाताग्र कर लीजिए, है ना। ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, ठीक है ना। मैंने यहाँ रेड कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ चेंज करना है आपको। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कोल्ड फ्रंट्स मूव एट स्लोअर रेट देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट। ठंडे वाताग्र गर्म वाताग्र की तुलना में धीमी गति से चलते हैं और इसलिए गर्म वाताग्र से आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, कोल्ड फ्रंट्स नॉर्मली मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर फ्रिक्वेंटली ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स। ठंडे वाताग्र आमतौर पर गर्म वाताग्र की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए अक्सर गर्म वाताग्र से आगे निकल जाते हैं। तीसरा, कोल्ड फ्रंट्स मूव एट स्लोअर रेट एंड इवेंचुअली दे आर ओवरटेकन बाय द वार्म फ्रंट्स। ठंडे वाताग्र धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और अंततः वे गर्म वाताग्र से आगे निकल जाते हैं। कोल्ड फ्रंट्स मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट्स बट दे कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेज गति से चलते हैं परंतु विश्व वाताग्र से आगे नहीं निकल पाते हैं। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। तो ठंडे वाताग्र आमतौर पर गर्म वाताग्र की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए अक्सर गर्म वाताग्र से आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे वाताग्र जो होते हैं उनकी, ठीक है ना, ठंडे वाताग्र जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, डेंसिटी, घनत्व जो है वो ज्यादा होता है गर्म वाताग्र की तुलना में। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हवा की दिशा और अवधि को दर्शाता है? कार्टोग्राम, किल्मोग्राम, एग्रोग्राफ या स्टार डायग्राम? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी।
लास्ट का बी। चलिए देखते राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी किल्मोग्राम, वो सभी के उत्तर जो हैं सही हैं। और बाय एनालाइजिंग किल्मोग्राफ वी कैन गेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इट्स विंड डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड। तो किल्मोग्राम के विश्लेषण करके हम किसी स्थान की जलवायु के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये हवा का दिशा और उसकी आवृत्ति को क्या करता है, दर्शाता है। कौन? किल्मोग्राम। अगला प्रश्न है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैलीमीटर यूज, निम्नलिखित में से किसके लिए पैलीमीटर का प्रयोग किया जाता है? टू नो द सरफेस एरिया ऑन अ मैप, मानचित्र पर सतह क्षेत्र को जानने के लिए। टू नो द डिस्टेंस ऑन अ मैप, मानचित्र पर दूरी को जानने के लिए। टू नो द डायरेक्शन ऑन अ मैप, मानचित्र पर दिशा को जानने के लिए। टू नो द हाइट ऑफ प्लेस ऑन अ मैप, मानचित्र पर किसी स्थान की ऊंचाई को जानने के लिए। ठीक है ना। पैलीमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है, आपको राइट आंसर बताना है, ए बी सी या डी। जी शालू, उसके पहले लगभग 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 1500 क्वेश्चन का सीरीज है पूरा। ठीक है ना। ये तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही है। तो पैलीमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए arbitrary टू डायमेंशन शेप, इट मेजर द डिस्टेंस एंड लैंड एरिया ऑन अ मैप। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, वो इसी पे होंगे, इसके पहले के जो वीडियोस होंगे उसको आप देखिए, है ना, उस पे होंगे आपको। तो ये दूरियों और भूमि के क्षेत्र को क्या करता है, नापता है। अगला प्रश्न है, मिस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, धुंध निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? कंडेंसेशन यानी कि संघनन, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, सबमिलेशन या सैचुरेशन। कुछ छोड़ दीजिए, इंग्लिश में चलिए। रोज शाम 4 बजे आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, रोज शाम 4 बजे ज्योग्राफी का सेशन होता है और सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो है उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप लोग फ्री क्लासेस देखने के लिए कोड याद रखिएगा ANUT 10 और आप क्लास कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके UPPSC मैनेज गोल में जाकर सर्च कर लीजिएगा और मुझे मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, अनूप उपाध्याय नाम से, और सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उस सभी का लाभ आपको मिल सके। ठीक है। 20 मिनट सेकंड हो गया दोस्तों। ए जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर जो सही है। तो मिस्ट इज अ थीन फॉग रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडेंसेशन इन द एयर नियर द अर्थ सरफेस। तो मिस्ट का जो निर्माण होता है, धुंध का निर्माण जो होता है, पतला कोहरा जो होता है, वो पृथ्वी की सतह के पास हवा के संघनन के परिणाम स्वरूप
होता है। अगला प्रश्न है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्लाउड डू नॉट परसिपेट इन डेजर्ट, निम्नलिखित में से किस कारण के द्वारा, किस कारक के कारण रेगिस्तान में बादल का निर्माण नहीं होता या बादल नहीं बनते? लो प्रेशर, कम दबाव के कारण, लो ह्यूमिडिटी कम आर्द्रता के कारण, हाई विंड वेलोसिटी उच्च हवा के वेग के कारण, और हाई टेम्परेचर उच्च तापमान के कारण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपसे हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट करें। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन है उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं रात 9 बजे, तो उसको भी कीजिए, और रात को 8 बजे पॉलिटी का सेशन है उसको भी कीजिए। समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, कम आर्द्रता। तो डेजर्ट यूजली हैव अ लार्ज डिनरल एंड सीजनल टेम्परेचर रेंज विथ हाई डे टाइम टेम्परेचर। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आर्द्रता की कमी के कारण जो है वहां बादल नहीं बन पाते। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रिच इन ओजोन गैस, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से समृद्ध है? मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप सभी को, प्रश्न कैसे लगे? अब देखिए कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। समय समाप्त। दोस्तों जिन्होंने कहा स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, सभी के उत्तर जो है सही है। तो दोस्तों आज का ये सेशन रहा, और अभी तक आपने अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ क्लासेस के नोटिफिकेशन, ठीक है ना, आपको मिलेंगे, और क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। और कैसी लगी क्लास, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगली मुलाकात होगी रात को 8 बजे स्पेशल क्लास पे, जो कि फ्री है अनअकैडमी के ऐप पर, इंडियन पॉलिटी, और रात को 9 बजे जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 35% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट किए जाते हैं। तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं रात को 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।